राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस तरीके से अलीगढ़ विश्वविद्यालय से दो छात्र जो हैं गंगौली आते हैं और उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी के मुसलमानों से मुलाकात करके मुस्लिम लीग के लिए वोट डालने की अपील करते हैं। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात जो है वो कम्मों से हो जाती है और बातचीत का सिलसिला चल निकलता है। वे दोनों छात्र कम्मों को समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का बनना क्यों जरूरी है और हर दलील के साथ जो है कम्मो ये मानने से इनकार कर देता है कि पाकिस्तान का बनना जरूरी है और यदि हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यहां रह रहे हिंदू जो है वो यहां पर बसने वाले मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। हर दलील देकर जब वे छात्र थक जाते हैं तो वे वहां से कूच कर जाते हैं। एपिसोड हमने यहां छोड़ा था और इसको यहीं से पिक करेंगे। 2-4 लाइनें मैं पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एपिसोड आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि इस उपन्यास में खास तौर से शिया मुसलमानों के जीवन को फोकस किया गया है, इसीलिए सारी बातें जो हैं उन्हीं के संदर्भ में और उन्हीं के इर्द गिर्द कही और लिखी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने वालों में मुसलमान ही आगे थे। उस दौर में हर धर्म में सांप्रदायिक लोग हुआ करते थे जो अपने अपने तरीकों से सांप्रदायिकता फैलाकर देश का माहौल खराब कर रहे थे। इसलिए इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान के नजरिए से न समझा जाए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। फुस्सू मियाँ से तो भुगत लिया हमने, जवाद मियाँ का घर भी देख ही लिया। अब वो मियाँ गए हुए हैं गाजीपुर, बस हम्माद मियाँ से भुगत लिया जाए तो दक्षिण पट्टी का सिलसिला खत्म हो जाए। रहे उत्तर पट्टी के मियाँ लोग तो उनका वोट तो हमारी जेब में है ही, मगर ये जुलाहे, इनके लिए तो मौलाना आजाद सुब्बहानी और मौलाना अब्दुल बाकी कल आ ही रहे हैं। मैं जुलाहूं और बिहारियों से बातें नहीं कर सकता, दोनों साले मादर जात चूतिए होते हैं। क्षमा प्रार्थी हूं, यही शब्दावली है। अस्सलामो अलैकुम किबला। एक मकान से निकलते हुए हाजी गफूर अंसारी को देखकर दूसरे लड़के ने हलक से सलाम किया। वालेकुम सलाम भैया, हाजी साहब ने जवाब दिया। आप पे लोग अलीगढ़ से हो आए रहे? जी हाँ, हम तो देखते ही समझ गए रहे, हाजी साहब ने गाड़ी पर हाथ फेरकर कहा और अपनी पहचान पर वे इतने खुश हुए कि मुस्कुरा दिए। आप पे लोग आज शाम को बोलिएगा? जी नहीं, एक ने कहा। जलसा तो कल होगा, मौलाना आजाद सुब्बहानी और मौलाना अब्दुल बाकी साहब तशरीफ ला रहे हैं ना। बाकी काहे को तशरीफिया लिया रहे? हाजी साहब ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। हम लोग तो जमीयतुल अंसार वाले हैं, हम लोग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग को वोट ना दे सकते। गुजारिश करना तो हमारा फर्ज है, फर्ज तो नमाज रोजा है भैया। इसी नमाज को बचाए रखने के लिए तो पाकिस्तान की जरूरत है। काली शेरवानी ने टुकड़ा लगाया। नाही मियाँ, हाजी साहब ने कहा, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। बाकी हमरे ख्याल में नमाज खातिर पाकिस्तान की तिनको जरूरत ना है, नमाज के वास्ते खाली ईमान की जरूरत है। खुदा बंद ताला साफ साफ फरमा दिस है कि ई मेरे पैगंबर कह दे कि ई लोग से कि हम ईमान वालन के साथ हैं। और कानी कौन तो कहत रहा कि आप लोगन के जौन जिन्ना है वो नमाजों ना पढ़ते। इल्जाम तो लोगों ने नबियों और पैगंबरों तक पर लगा दिया है कबला। एक लड़का फिर से गर्म होने लगा। बाकी पैगंबर लोग तब मौजा उज्जा देखला के ठीक कर लिहिन, जिन्ना साहब का मौजा पाकिस्तान है। हाय लियो भैया, हमें तो ये ना मालूम रहा कि जिन्ना साहब पैगंबर हो गए हैं। लड़के सटपट आ गए और दिल ही दिल में हाजी साहब को फर्राटे से गालियां देने लगे। एक बोला, नऊज़ु बिल्लाह, आप क्या फरमाते हैं? यह तो कहने का एक तरीका है, वरना खत्मुल मुरसलीन सैयदाना व मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के पैगंबर होने का क्या सवाल पैदा होता है? सवाल तो तू ही ना उठाए लोग। हाजी साहब मुस्कुरा दिए। आखिर उन्होंने यूनिवर्सिटी के दोनों लड़कों को चित्त कर दिया था। अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम। वे लपक कर आगे बढ़ गए। तब दोनों लड़कों को याद आया कि जुमे का दिन है और नमाज का वक्त सर पर है। वे भी लपके, मगर जब वे मस्जिद में घुसे तो नमाज की जमात खड़ी हो चुकी थी। वे दोनों भी जल्दी से पिछली सफ
में खड़े हो गए। एक ने हाथ बांध लिया, दूसरे ने हाथ खोल दिया। साथी ने कोहनी मारी तो उसने भी जल्दी से हाथ बांध लिया। तो इस वाक्य को नीचे जो है फुटनोट में दिया गया है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। शिया मुसलमान हाथ लटका के नमाज पढ़ते हैं और सुन्नी मुसलमान पेट पर हाथ बांध कर। और पहले ही जिक्र आ चुका है इस उपन्यास में कि यहां जितनी भी मस्जिदें थी वो सुन्नियों की थी। तो इससे एक बात और आप गौर कीजिएगा कि दो लड़के हैं और दोनों अलग अलग पोस्चर जो है वो मेंटेन कर रहे थे। एक ने हाथ नीचे कर लिए थे, एक ने पेट पे रख लिए थे, दूसरे ने कोहनी मारी और फिर पहले वाले ने जल्दी से हाथ बांध लिए। मतलब उन्हें यह तक नहीं मालूम है कि मस्जिद में उनको बिहेवियर किस तरीके से करना है। उन्हें सिर्फ यहां सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को वोट देने की अपील करने के लिए भेजा गया है। नमाज के बाद उनमें से एक खड़ा हुआ, बिरादरान इस्लाम अस्सलामो अलैकुम। वालेकुम सलाम। बिरादरान इस्लाम ने एक साथ जवाब दिया। यह तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आजकल पूरे मुल्क में मुसलमानों की जिंदगी और मौत की लड़ाई छिड़ी हुई है। तकरीर शुरू हो गई। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें हमारी हैसियत दाल में नमक से ज्यादा नहीं है। एक बार अंग्रेजों का साया हटा तो हिंदू हमें खा जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां वे इज्जत से जी सकें। मैं ये नहीं कहता कि खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासिम की औलादें हिंदुओं से डरती हैं, मगर बहुत जोशीली तकरीर थी। बीच बीच में बिरादरान इस्लाम ने तकरीब भी बोली। नतीजे में अराकियों और जुलाहों के एक बड़े हिस्से ने तय किया कि वोट लीग को ही देना चाहिए, यह एक मजहबी फर्ज है। हाजी गफूर ने कई मर्तबा बोलना चाहा, लेकिन नौजवानों ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। तो थोड़ी देर पहले ही जिक्र आ गया है कि इन लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि मस्जिद शियाओं की है या सुन्नियों की है, और इन्हें उस मस्जिद में किस तरह का पोस्चर जो है वो मेंटेन करना है। इन्हें सिर्फ यहां मजहबी नारेबाजी के लिए भेजा गया था। तो एक बार फिर बता दूं कि इसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिएगा। बात 1947 की हो रही है। बंटवारे से ठीक पहले किस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा था और ये हिंदू मुसलमान दोनों ही की तरफ से किया जा रहा था। तो इसलिए इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिएगा, एक निष्पक्ष चश्मे के तौर पर देखिएगा। तो जात जा लोग अपनी मां चुदावें, क्षमा प्रार्थी हूं, यही शब्द हैं। हाजी साहब को गुस्सा आ गया। गुस्से में ये भी भूल गए कि वे मस्जिद में हैं। अलीगढ़ से आने वालों ने इस गाली का पूरा फायदा उठाया। जो लोग ढुलमुला रहे थे वह भी बिल्कुल गज पुख्ता हो गए। हाजी साहब गुस्से में मस्जिद से निकल आए। उनकी समझ में तकरीर बिल्कुल नहीं आई थी। उनकी समझ में यह बात भी नहीं आई थी कि मुसलमानों को यह एकदम से एक पनाहगाह की जरूरत क्यों आन पड़ी है, और अंग्रेजों का भी साया कहां है जिसकी बात ये लड़के धूमधाम से कर रहे हैं। गंगौली में तो अब तक कोई अंग्रेज देखा ही नहीं गया था, और जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब आखिर हिंदुओं ने मुसलमानों को क्यों नहीं मार डाला। 100 बात की एक बात। अंग्रेजों से पहले भी मुसलमान इस देश में थे, तब हिंदुओं ने उन्हें क्यों नहीं मार भगाया, जबकि हमेशा से हिंदू जो हैं यहां पर बहुसंख्यक के तौर पर रहे हैं। सवाल जायज है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब आखिर हिंदुओं ने मुसलमानों को क्यों नहीं मार डाला। और बुनियादी सवाल यह था कि जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है या अंग्रेजों और जिन्ना साहब के हाथों में। औरी हम तो फिनहू जोलहे के जोलहा रह जाइब का पाकिस्तान में मियां लोग जोलहन से रिश्ता नाता करे लगी हैं। कितना एप्रोप्रिएट सवाल है ये। जुलाहों के नजरिए से वे लोग सोच रहे हैं कि यहां पर जो लोग जुलाहों को अछूत कहते हैं, और यदि यही जुलाहे पाकिस्तान चले जाएंगे तो क्या मियां लोग इनसे रोटी बेटी का संबंध बनाएंगे। इन सब चीजों का जवाब जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा। औरी हम तो फिनहु जुलाहे के जुलाहे रह जाए का पाकिस्तान में मियां लोगन जुलाहन से रिश्ता नाता करे लगी हैं। कैसी बात करत जात बाड़ा चाचा। छिकुरिया ने उन्हें बड़बड़ाता देखकर सवाल किया। वह उस वक्त फुन्नन मियां के दरवाजे पर बैठा दुल्हन से गप लड़ा रहा था। पम्मू उसकी मूछों से खेल रहा था और सुल्तान फातिमा उर्फ फत्तो
उसे अपनी गुड़िया के ब्याह का हाल सुना रही थी और शिकायत कर रही थी कि बड़ी कनीज फातिमा उर्फ कुद्दन ने जहेज देने में बड़ी कंजूसी से काम लिया है। कुद्दन उस वक्त बावर्ची खाने में उकड़ू बैठी दाल भात खा रही थी। यह कुद्दन 9 साल की बड़ी खूबसूरत लड़की निकल आई थी। उसे रुकैये का सारा नमक मिल गया था। नाक नक्शा भी वही था, मोटी मोटी गहरी आंखें, वही सांवला किताबी चेहरा, सफेद चमकदार दांत जिसमें परछाई पड़ने लगे, वही ढला हुआ बदन। कुलसुम तो उसे आंख भर देखती ही नहीं थी, और जो कभी देख लेती तो फौरन अपनी एड़ी देखती, मतलब ऐसा प्रिटेंड करती कि कहीं नजर ना लग जाए। और मगफिये जो कभी कुद्दन को डांटती तो कुलसुम मगफिये की खबर ले डालती। नतीजे में कुद्दन हंसने लगती और मगफिये रोने लगती। इसलिए कुद्दन का दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहा करता था। उसने जो सुना कि फत्तो उसकी बुराई कर रही है तो वहीं से चीखी, ए माटी मिली, बिल्कुल झूठी है रे, तय एक ही बात मत मानबे। ए तनी ऐसे इहो पूछ ले कि ई खुदो कैसे डाल लियाल रही, दू मुट्ठी चिनियो ना जुड़ी और ऊपर चली है हमें कंजूस कहे, ता आपके चिनिया से मिठा भात पकाइन रही। फत्तो ने चमक कर सवाल किया। मतलब गुड्डे गुड़ियों की जब शादियां होती हैं तो किस तरीके से देना दीवाना होता है, खेल खेल में ही बच्चों के, उन सब का जिक्र है। यह सुनकर कुद्दन लाजवाब हो गई। तय के को ओट देवे रही। कुलसुम ने लेटे लेटे छिकुरिया को आवाज दी। हमनी का ता फैसला कर लेहिन हुई कि गांधी जी को ओट दिहिल जाई। छिकुरिया ने बड़बड़ाते हुए हाजी गफूर को देखते हुए कहा, जो बार बार अपने कंधे का रुमाल बराबर करते जा रहे थे। आपको कतो ओट देवे के होई? उसने सवाल किया। हम तो सुनत हैं कि मियाँ लोग मुस्लिम लीग के ओट देते बाड़न। हम माटी मिली मुस्लिम लीग को कभी जी वोट दें अपना? कुलसुम ने चमक कर कहा, मैं तो अपने मुमताज के देवों का ओट, दोनों अलीगढ़ वाले हमरों हिया आए रहे, हम उन्हों लोगन के साफ साफ कह दिए ई बात। तो मतलब ज्यादातर गंगौली में लोगों का यही रवैया था कि मुस्लिम लीग को वोट नहीं देना है। हे बीबी, ई पाकिस्तान में बनी केहर? छिकुरिया ने सवाल किया जो बहुत दिनों से उसे सता रहा था। लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है, पाकिस्तान होगा कैसा, उसका रंग रूप कैसा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आगे कन्वर्सेशन है, सुनिए। अब कहा जाने केहर बन रहा माटी मिला, जौनी गाजीपुर में बन्नत तो हम देख लेती। छिकुरिया ने अपनी धोती की फेंट से कच्ची तंबाकू की पत्ती निकालते हुए कहा, हम तो समझ बाणी की ई पाकिस्तान कौनो मस्जिद होई। वह बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के अंगूठे से तंबाकू मलने ही जा रहा था कि उसने आते हुए तनु को देख लिया। वह खड़ा हो गया। सलाम मीर साहब। तनु मुस्कुरा दिया। का कर रहा बे? हम बीबी से ई पूछत रही हुई कि पाकिस्तान कौनो मस्जिद बाय का? तनु हंस दिया। उसके पास छिकुरिया के इस निहायत माकूल सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह हंसता हुआ अंदर चला गया और कुलसुम को सलाम करके एक चारपाई पर लेट गया। उसी चारपाई की पांती मगफिये बैठी पालक का साग काट रही थी। ए बेटा, हम सुना हूं कि तू सल्लों से बिहा करे से इनकार कर दिए हो। कुलसुम ने उसे एक पान देते हुए ये सवाल किया। बाकी हम इकरार कब किया रहा दादी? तन्नू ने पूछा। बाकी ए बेटा, तोरे अब्बा वसीयत ना कर गए रहे? वसीयत करने के वास्ते उन्होंने एक तो फुस्सू चाय में ले रहे? तन्नू ने वह सवाल कर दिया जिसका जवाब गंगौली में किसी के पास नहीं था, और जिस सवाल पर सारा सैयद बड़ा सोच रहा था। गांव भर में किसी एक को इसका यकीन नहीं था कि शिब्बू मियाँ ने यह वसीयत की होगी, लेकिन फुस्सू मियाँ की आंखों में आंखें डालकर कोई ये कह नहीं सकता था कि शिब्बू मियाँ की वसीयत की बात एक मनगढ़ंत कहानी है। हद तो ये कि जब जवाद मियाँ तन्नू को डांट रहे थे तब भी उन्हें इस बात का यकीन था कि शिब्बू ने कोई वसीयत नहीं की है। अब जब पूरे सैयद बाड़े में किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था तो बेचारी कुलसुम क्या जवाब देती। इसलिए वह सिर्फ इतना कह सकी, वसीयत की बात रहे देओ, बाकी ई सोच बेटा कि इसी बदनामी की बात है। का भाई मगफिये? तन्नू मगफिये से बात करने लगा। मोहम्मद 4 रुपया उपया भेज रहे कि ना? काहे ना भेजते बेटा? जवाब कुलसुम ने दिया। जरूर भेजते बेचारू, बाकी तू तो जानी हो कि जब से तोहरे दादा को जेहल भई है, इक्को पैसे की आमदनी न भई, बस इम्तियाज की तनख्वाह और अजीज दुल्हा के रुपए पर घर चल रहा, कोई भांत लस्टन पस्टन। मतलब किसी तरीके से इन दोनों के
रुपए पर ही सब कुछ चल रहा है। और इम्तियाज इनका वो बेटा जो फौज में काम आ गया और उसकी पेंशन लगातार आती रहती है। इसका जिक्र भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अजीज दूल्हा, यह खिताब तन्नू के दिल से टकराया। क्या बात है इन सांसों की भी। दामाद को क्या क्या खिताब दिए जाते हैं, अजीज दूल्हा, नफीस दूल्हा, हसीन दूल्हा, और दुल्हन से कोई नहीं पूछता कि भाई तू भी बता कि तेरी रजा क्या है। एक बार फिर बहुत जायज सवाल उठाया है राही मासूम रजा जी ने। उसने मगफिया की तरफ देखा, वह उसी तरह पालक काटने में जुटी हुई थी। हम एक ठो कहानी सुनाएं? फत्तो ने उसके सराहने पर बैठते हुए पूछा। सुनाओ। एक ठो रहा बादशाह। देख रही नन्ना, कुद्दन बावर्ची खाने से ही चीखी। दिन को कहानी सुना रही माटी मिली। अरे बड़के मामू रास्ता भूल जाइए। अरे बचपन में अक्सर हम लोगों को यही कहा जाता था कि दिन में कहानी नहीं सुनानी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, इससे मामा जो है वो रास्ता भूल जाते हैं घर का। आप लोगों को भी ऐसे वाक्य सुनने को मिलते रहे होंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ बेटा, कुलसुम ने कहा। इम्तियाजो मुसाफिर हैं, रास्ता भूल जाइए हैं। ए तनु भाई, ये मुसाफिर का होता है? फत्तो ने पूछा। मुसाफिर मुसाफिर उस आदमी को कहते हैं जो। वे जवाब देते देते रुक गया। मगफी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जाइए तनु भाई, वे बड़ी मुश्किल से बोली। इतनी जरा सी बात आपको ना मालूम? अच्छा तू ही बता दो। तनु ने मगफिया की आंखों में आंखें डाल दी। मगफिया शर्मा गई, उसका सारा बदन गुनगुना उठा। उसे आंखों की जबान नहीं आती थी, क्योंकि कभी मोहम्मद हुसैन ने उससे आंखों की जबान में बात ही नहीं की थी। शायद मोहम्मद हुसैन ही को आंखों की जबान नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त तनु की आंखों की जबान वह तड़ से समझ गई। उसे ऐसा लगा जैसे इस जुबान को वह हमेशा हमेशा से जानती है, बिल्कुल घरेलू जुबान की तरह, और उसे फर फर बोल भी सकती है। उसने अपनी लंबी लंबी पलकों की ओर से तनु की ओर देखा, मगर तन्नू पत्तों की तरफ मुड़ चुका था। लेके रहेंगे पाकिस्तान, इनकलाब जिंदाबाद। दुल्हन कंधे से स्कूल का बस्ता लटकाए नारा लगाता घर में आया। हमें भूख लगी है। तन्नू की तरफ एक आदाब उछालकर उसने नारा लगाया। पाकिस्तान लेके रही हो जी? तन्नू ने पूछा। हम का जाने, दुल्हन ने कहा। मार लड़का वह सब चिल्लाते रहे तो हम हूं कह दिया। और पाकिस्तान के साथ इनकलाब मांग रही हो? तन्नू ने दूसरा सवाल किया। अमय तो कांग्रेसी हो कि लीगी? हम मुसलमान हैं, दुल्हन ने छाती पर हाथ मारकर कहा। मुसलमानी भई ना और मुसलमान हो गए हो, मगफिये बोली। तो पहले जिक्र आ चुका है कि इसकी जो माँ थी रुकैये, जो अब मर चुकी है, उसने मन्नत मांगी हुई थी कि दुल्हन जब तक 12 साल का नहीं होगा उसकी मुसलमानी नहीं होगी। तो उसी पर उसकी जो मौसी है वो मजाक कर रही है, जो अब उसकी माँ भी है। मुसलमानी भई ना और मुसलमान हो गए हो, मगफिये बोली। मुसलमानी का नाम सुनते ही दुल्हन ठनकने लगा। फत्तो ने मौके का फायदा उठाकर टुकड़ा लगाया। सोने की चिड़िया फुर देना उड़ गई। चुप बेशरम, कुद्दा ने उसे बावर्ची खाने से डांटा। देख रही ना तू नन्ना, एम शर्म की कौन बात है? फत्तो ने पूछा। ए तन्नू भाई, मुसलमानियों कौनो शर्म की बात है? आपो की भई हुई हो? तन्नू सटपटा गया। मगफिये पर फिर हंसी का दौरा पड़ा। कुलसुम ने मुंह फिर मुस्कुराने के बाद फत्तों को एक धपक्का दिया। माटी मिली बेशरम। अच्छा दादी, अब मैं चलता हूं। तन्नू खड़ा हो गया। बैठिए बैठिए, मगफिये ने मुश्किल से हंसी रोक कर कहा। अब कोई ना पूछी है? नहीं, अब चलूंगा। सोचता हूं कि गाजीपुर चला जाऊं। तू तो अभी कुछ दिन रहे को रहे कहत रहे हो? कुलसुम ने पूछा। जी हाँ, मगर वह चुप हो गया। ए बेटा, जी कड़ा कर ले। कुलसुम ने कहा। बड़ी बदनामी की बात है। तो सब लोग तन्नू को बोल रहे हैं कि सलमा से शादी अगर तोड़ देंगे या नहीं करेंगे तो सलमा की कितनी बदनामी होगी। वही बात जो है वो कुलसुम भी कह रही हैं। केका जी कड़ा करवा कि बियाह करिएगा आप? मगफिये ने सवाल किया। अब ई अच्छी जबरदस्ती है कि कऊ का जी चाहे कि ना चाहे, बाकी बियाह उ जरूर कर ले, के मारे के बदनामी का डर है। तनु ने चौंक कर मगफिये की तरफ देखा तो मगफिये, जिसकी बड़ी बेटी रुकैया थी, उसकी डेथ पर जो है लोग बोलते हैं किस तरीके से कि कुलसुम का अफेयर जो है वो अपने दामाद से है। इससे बहुत खफा होती है कुलसुम और अपनी छोटी बेटी मगफिये की शादी जो है अपने दामाद से कर देती है। और इस तरीके से मगफिये अपने बहन के बच्चों की मौसी से मां हो जाती है। ये सारा जिक्र जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है दादी, उसने कुलसुम से कहा। हमरा का है, बाकी फुस्सू चा के घर में सल्लो के अलावा भी कई लड़कियां और हैं।
आखिर हम कोई ना कोई से तब बिहा करबे ना करेंगे, तो फिर सल्लो ऐसे काहे ना कर लें, है कि ना। उसने कुलसुम के जवाब का इंतजार नहीं किया, घर से निकला तो सईदा की याद ने दौड़ा लिया। सईदा, मैं तुमसे इतना बड़ा क्यों हूं और हमारे खानदानी ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं है? हाँ, अच्छे काहे नहीं है भाई? वह झल्ला गया। सईदा को कम से कम इतना तो बता ही देना चाहिए कि वह उसे कितना चाहता है। लेकिन अगर ये सुनकर वह हंस पड़ी तब? इन घरेलू लड़कियों में यही तो खराबी होती है, सब ऊपर जान छिड़कने को मौजूद होती हैं। अब कोई जान छिड़कने और जान छिड़कने में कैसे फर्क करे आखिर? गया अहिर हम्माद मियाँ के फाटक पर उघड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। चिकुरिया जा चुका था। मिगदाद जनाने इमाम बाड़े के फाटक के सामने खड़ा अपनी बेटी को खिला रहा था, जिसका नाम तो उसने नकहत रख लिया था, मगर प्यार की वजह से वह उसे नक्को कहा करता था। प्यार के मुंह से शायद लंबे नाम निकलते ही नहीं हैं। बड़े फाटक के सामने जुलाहों के कुछ लड़के लट्टू नचा रहे थे और गालियां बक रहे थे, और बिल्ली साई के नुक्कड़ पर लड़कों का एक जुलूस मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। और दो दरवाजों से झांकती हुई दो औरतें शायद उस जुलूस पर हंस रही थी। तन्नू ने देखा कि गंगौली में कोई तूफान नहीं है, जिंदगी जैसी की तैसी है। जुलाहे सूत काट रहे हैं, औरतें शिकायतें कर रही हैं और लड़ झगड़ रही हैं और हंस बोल रही हैं। लड़के लट्टू नचा रहे हैं और इक्कट दुक्कट खेल रहे हैं। मिगदाद अपनी बच्ची को प्यार कर रहा है। गया अहिर उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा है। हकीम साहब बीमारों की नब्ज देख रहे होंगे और लड़कों को गालियां दे रहे होंगे। हकीम साहब का ख्याल आते ही वे मुस्कुरा दिया। तो फिर मैं गंगा की तरह मजे मजे में बहती हुई जिंदगी में तूफान क्यों लाऊं? इन देहाती खानदानों में ना मालूम कितनी सईदाओं से कितने तन्नुओं ने प्यार किया होगा। शरीफों में प्यार जाहिर नहीं किया जाता। क्या पता किसी बीवी के दिल की राख कुरेदी जाए तो किस मियाँ की मोहब्बत की चिंगारी निकल आए। तो फिर मेरी मोहब्बत में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, और क्या मालूम अब्बा ने मसीहत की ही हो। हाँ, और क्या क्या मालूम सल्लू किसी फिल्मी गाने की तरह लचकदार न सही, लेकिन वह एक घरेलू गीत की तरह सादा और मासूम तो है ही। और फिर यह क्या जरूरी है कि डैश डैश डैश। तो ये सारा जो है तन्नू सोच रहा है। यदि वह सलमा को ठुकरा देता तो यकीनन गंगौली में भूचाल सा आ जाता। एक लड़की का ठुकराया जाना और फिर उससे शादी कौन करेगा, इसके ऊपर चर्चा हो जाना। इससे तन्नू परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि सलमा में कोई बुराई नहीं है। सईदा यदि फैशनेबल है तो सलमा बहुत सादी और खूबसूरत है, और वो शायद सलमा से शादी का फैसला ले चुका है। हकीम साहब को अपने सामने देखकर वह चौंक पड़ा। उसने देखा कि वह हकीम साहब के फाटक में है। उसने जल्दी से हकीम साहब को आदाब किया। अलीगढ़ वाले लड़कों को उसने पहचान लिया। उत्तर पट्टी के तमाम लोग मौजूद थे। एक काली शेरवानी अपनी उंगलियों में सिगरेट दबाए हाथ घुमा घुमाकर मियाँ लोगों को समझा रही थी कि कुरान में कहां कहां अल्लाह मियाँ ने मुस्लिम लीग को वोट देना है का हुक्म दिया है। अब ये हुक्म क्या था वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देंगे। अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए और हिंदू मुसलमान के झगड़ों से बाहर निकलकर इस बारे में सोचिए। इसमें कुछ सवाल भी उठाए गए हैं जिनके जवाब मैंने आपसे पूछे हैं। यदि मुमकिन समझें तो कमेंट सेक्शन में जरूर उनके जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।